एक गांव में शारदा नाम की एक महिला रहती थी। शारदा का बेटा बहुत लंबा था। उसे सब बहुत अजूबे की तरह देखा करते थे। वो रमेश का मजाक भी उड़ाया करते थे। ये सब शारदा को बर्दाश्त नहीं होता था, इसीलिए वो उसे घर पर ही रहने कहती थी, बाहर नहीं भेजती थी। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती? देखो मेरे सारे दोस्त कितने खुश हैं। मैं इस तरह अकेले अकेले कमरे में कैसे रह सकता हूँ बताओ? अरे बेटा, सारे गांव वाले तुम्हारी लंबाई देखकर बातें करते हैं। वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए घर पे रहने कहती हूँ। जिसे जो सोचना है सोचने दो ना माँ, तुम क्यों परवाह करती हो? हमें तो खुश रहना चाहिए ना। उनकी बातों पर ध्यान मत दो माँ। देखो बेटा, एक बार कह दिया, अब तुम मेरी बातें मान लो। किसी माँ को पसंद नहीं कि वो अपनी बेटे की पिटाई करे। अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। अगर तुम चाहो तो अपने दोस्तों को बुला लो, ठीक है ना? ठीक है माँ। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश दुखी हो जाता है। उस दिन से वो अपने सारे दोस्तों को घर पे बुलाता है, उनसे बातें करता है और उनके साथ मस्ती में खेलता है। इस तरह 6 महीने निकल जाते हैं। रमेश का एक दोस्त था जिसका नाम चरण था। रमेश और चरण दोनों ही बड़े मजाकिया किस्म के थे। रमेश चरण का और चरण रमेश का मजाक उड़ाते थे और दोनों मस्ती करते थे। एक हफ्ते से चरण रमेश के घर नहीं आता है, जिससे रमेश बहुत दुखी हो जाता है। कैसे भी करके वो अपने दोस्त चरण को देखना चाहता था, पर उसकी माँ शारदा उसे घर से बाहर न जाने दे, जिस वजह से रमेश बहुत दुखी हो जाता है। तभी रमेश सोचता है कि एक रात चुपके चुपके वो चरण से मिलेगा। वो चोरों की तरह धीरे धीरे उसके घर पे जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जाता है। रमेश को पता था कि चरण का कमरा किधर है। जैसे वो दरवाजा खोलता है, देखता है कि चरण आराम से सो रहा है। चरण को कोई खबर तक नहीं लगती। रमेश को लगता है कि अगर ऐसी परिस्थिति में वो चरण को जगाएगा तो शायद वो जोर से चिल्लाने लगे। इसीलिए वो एक कंबल लेके जाके चरण का मुंह दबा देता है। पर रमेश आश्चर्य हो जाता है ये देखकर कि वहाँ पे चरण नहीं था, वहाँ उसकी बहन अनामिका थी। रमेश को देखकर अनामिका चिल्लाना चाहती है, पर वो नहीं चिल्लाती है। रमेश जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है। अरे मुझसे गलती से हो गया, मुझे लगा कि चरण है, इसीलिए मैं इस कमरे में आया। तुम किसी से मत कहना। मैंने तुम्हारा मुंह इतने जोर से दबाया, फिर भी तुम चिल्लाई क्यों नहीं? तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? रमेश, आई लव यू रमेश। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश आश्चर्य होता है। अनामिका रमेश से काफी छोटी थी। उस गांव में सभी लोग अनामिका को बौनी बौनी चिढ़ाया करते थे। कुछ लोग तो अनामिका का बहुत मजाक उड़ाते थे। इसीलिए अनामिका भी ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। पर चरण के दोस्त रमेश को अनामिका बहुत दिनों से पसंद करती थी और आज आखिरकार उसने अपनी दिल की बात बता ही दी। अरे ये क्या कह रही हो? तुम मुझे ठीक से जानती भी हो जो मुझे आई लव यू कह रही हो? देखो मैं कितना लंबा और तुम कितनी बौनी, हमारे में कुछ मैच नहीं करता। पर हमारे में बहुत अच्छा मैच करेगा। इस तरह के कपल बिल्कुल नहीं होते हैं। जिस तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगी तुम दे देना, और जो तुम नहीं कर पाओगे वो मैं कर दूंगी। हम एक दूसरे को सहायता करेंगे तो मजेदार होगा, क्या कहते हो? छी, कैसी बातें कर रही हो? पहली बार मिलते ही कौन इस तरह से आई लव यू कहता है? हाँ, आज से मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ। आजकल तुम्हारी माँ लगता है तुम्हें घर से निकलने नहीं देती है, इसीलिए देखती नहीं हूँ। मेरा भाई तो तुम्हारे बारे में रोज कुछ ना कुछ कहता है। 1-2 बार तो मैं भी गई थी तुम्हारे घर पे तुम्हें देखने के लिए। वो सब छोड़ो, मैं यहाँ आया हूँ चरण से मिलने। क्या हुआ उसे? 1 हफ्ते से दिख नहीं रहा है। तुम्हारी वजह से वो नहीं जा रहा है। मैंने क्या किया? मैं तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की पर सब बेकार हो गया। आखिरकार मुझे एक तरकीब सूझी है। अगर मेरे भाई को बुखार हो जाता है तो वो घर पर ही रहेगा, तो तुम रोज मेरे भाई से मिलने आ सकते हो। मैं ऐसा करूंगी ताकि मेरे भाई को बुखार रहे। अरे ऐसे बुखार कैसे आ सकता है? इसमें क्या है, बुखार तो अपने आप आ जाएगा। भाई के सोने के बाद मैंने तो वही काम किया। थोड़ी देर के लिए उसे बुखार हो गया, तो इसी वजह से आपको यहाँ घर आना पड़ा। मेरी शक्ति देखो, शक्ति है शक्ति। कमाल है भाई। ऐसा कहकर रमेश जाने ही वाला था, तभी अनामिका रमेश को रोक लेती है। लेकिन तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अभी तक। अब मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है तो बताओ, कब बता सकते हो? अभी नहीं,
मैं माँ को बिना बताए आया हूँ, मैं कल बता कर आऊंगा। ऐसा कहकर रमेश मुस्कुरा के चला जाता है। अनामिका भी रमेश को देखकर मुस्कुराती है। वो रात निकल जाती है। अगले दिन शारदा पुजारी को लेके सीधा अनामिका के घर पहुंच जाती है। अनामिका के पिता रविंद्र आश्चर्य हो जाते हैं। आइए शारदा जी, बैठिए बैठिए। देखिए रविंद्र जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरा बेटा और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन दोनों की शादी करा देते हैं। पंडित जी, अच्छा समय देखिए। माँ जी, अगले शुक्रवार बहुत ही अच्छा दिन है। ठीक है, तो यही बात रही। रविंद्र जी, ये पान के पत्ते लीजिए। अगले शुक्रवार शादी का बंदोबस्त कीजिए। ज्यादा धूमधाम की जरूरत नहीं, बस साधारण तरीके से हो। आप आई, मुझे शादी के लिए न्योता दी, पर मेरी बेटी तो बाहर नहीं जाती और आपका बेटा भी नहीं निकलता। फिर इन दोनों में प्यार कैसे हुआ? ये सब जान के क्या करेंगे? अपनी बेटी मुझे देंगे या नहीं? अरे दीदी, शारदा जी के परिवार में खुशी खुशी हम बेटी ना दे, ऐसे कैसे हो सकता है भला? इस तरह शारदा और रविंद्र अनामिका और रमेश की शादी के लिए मंजूरी दे देते हैं। दोनों की बहुत धूमधाम से शादी होती है। बौनी पत्नी और लंबे पति की शादी देखने के लिए बहुत लोग आए। सभी की उपस्थिति में धूमधाम से शादी हुई। रमेश और अनामिका बहुत खुश थे। प्रेमी से दंपति में बदल के वो दोनों बहुत खुश हुए। पर फिर भी गांव वाले नाटी पत्नी और लंबे पति को लेकर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। पर अब अनामिका और रमेश गांव वालों की परवाह करना छोड़ दिए और गौरव के साथ, आनंद के साथ जीने लगे। एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। शारदा के 2 बेटे थे। एक का नाम था रमेश और दूसरे बेटे का नाम था चंदन। रमेश की पत्नी का नाम था अनामिका और चंदन की पत्नी का नाम था रानी। देखा जाए तो अनामिका एक संपन्न परिवार से थी और रानी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। फिर भी दोनों बहनों की तरह खुशी खुशी एक साथ मिलके रहती थी। क्योंकि गर्मी और तापमान बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो थोड़े परेशान थे। तभी एक दिन शारदा कहती है, हाय भगवान, अच्छा बहू है, सुनो, तुम दोनों सावधान रहना। क्या हुआ सासू माँ? आज से धूप की तेज ज्यादा बढ़ जाएगी। मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है। बाहर जाना डरावना हो सकता है, घर में ही रहना। इसीलिए तो एसी लगवाया है। मैं तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। फ्रिज खोल खोल के खुद को ठंडा कर रही थी, फिर भी इस गर्मी से मुझे राहत नहीं मिल रही थी। हमारे गांव में बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जिसके नीचे बैठ जाओ तो छांव में ठंडी हवाएं लगती थी। पर आजकल तो एक भी पेड़ नहीं दिखता है वहाँ। अब क्या कहूँ, आपको तो पता ही है कि मुझे पेड़ वेड़ लगाना पसंद नहीं। घर के सामने इतने बड़े से पेड़ की क्या जरूरत है? अगर सजावट ही करनी है तो अपने घर के सामने छोटे छोटे गमले में पेड़ लगाओ ना। अच्छा है बाबा कि मैं गाँव से नहीं हूँ, मुझे तो यही लगता है। ऐसा क्या कह दिया दीदी मैंने? मैं तो बस अपने गाँव के बारे में ही बता रही थी। मैं भी वही कह रही हूँ बहन, तुम अपने गाँव के बारे में कह रही थी, मैं भी अपने गाँव के बारे में कह रही थी। अरे अरे रे, अब तुम लोग चुप रहो। गर्मी से वैसे ही मर रही हूँ, ऊपर से चिल्ला रहे हो। जाओ अपने अपने कमरे में जाके आराम करो। मैं नहीं जाने वाली। कमरे में जाने से बेहतर है कि मैं यहीं बैठ के आराम करूं। कमरे में तो पसीने से मर जा रही हूँ, मुझे वहाँ जाना पसंद भी नहीं। अब इतनी गर्मी है कि बर्दाश्त ही नहीं होती। बेटा रानी, कम से कम तुम जाओ, जाओ आराम करो। मैं तालाब में जाती हूँ सासू माँ, वहाँ पे बहुत लोग आते हैं स्नान के लिए। मेरी गाँव से भी कई लड़कियाँ आती है। अगर मैं भी तालाब में नहा लेती हूँ तो थोड़ी देर के लिए ठंडक मिलेगी। छी छी, क्या तुम तैरने जा रही हो? उस तालाब में सब पता नहीं क्या क्या फेंकते हैं। बहुत उस तालाब से गंदी महक आती है। एक काम करना, तुम जब घर आओगी ना, उससे पहले साबुन से अच्छे से नहा के घर आना, वरना उस दुर्गंध को मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अनामिका, ये क्या? तब से मैं देख रही हूँ तुम रानी के साथ कैसे बातें कर रही हो। ऐसी बात नहीं है माँ जी। सासू माँ, अब बात करके कोई फायदा नहीं। कुछ लोगों को हम कभी नहीं बदल सकते। ठीक है, मैं नहा के आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, ख्याल रखना अपना। ये कहकर रानी गांव के तालाब में चली जाती है। शारदा के सामने अनामिका को बहुत बुरा लगता है। गर्मी के मारे उसकी हाल बेहाल थी। अरे तुम ऐसे क्यों कर रही हो बेटा?
सासू माँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे कुछ करना होगा, मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। क्या करे बेटा, बरसात के लिए छतरी रख सकते हैं, ठंड के लिए स्वेटर रख सकते हैं, पर इस धूप के लिए हम क्या करें? हम सूरज के साथ तो कुछ कर नहीं सकते सासू माँ, बस अपने आप को बदल सकते हैं, ऐसे बना ले कि इसमें भी हमें आराम ही मिले। ये कैसे होगा अनामिका? देखिए माँ, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बस आप देखते रहिए मैं क्या करती हूँ। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा आश्चर्य होके उसे देखने लगती है। अनामिका कुछ आइस क्यूब्स लाके खा लेती है और कुछ आइस क्यूब्स के ऊपर लेट जाती है। अनामिका को सूर्य की तीव्रता का पता नहीं चला, वो बहुत आराम से रही। अनामिका को देखकर शारदा हैरान हो गई। अरे बेटा, आइस पे सोओगी तो खून जम जाएगा शरीर का। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा करने पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत आराम मिल रहा है और शांति मिल रही है। शारदा अनामिका जब बातें कर ही रहे थे तभी रानी आ जाती है और उसी वक्त रमेश और चंदन भी लौट आता है। अनामिका को इस हालत में देखकर सब आश्चर्य होते हैं। देखते ही देखते सारे बर्फ पिघल जाते हैं। उसी के साथ साथ अनामिका को फिर गर्मी लगने लगती है। अरे, मेरी शरीर तो अभी भी गर्म है, क्या करूं मैं अब? मैंने तुम्हें कहा था बर्फ पिघल जाएंगे, अब तुम क्या करोगी? फिर तुम बर्फ ले आओगी? कितनी बार बर्फ लाओगी बताओ? सासू माँ, मैं गई थी ना तालाब में नहाने, अब देखिए कितनी ठंडक और आराम महसूस हो रहा है। मैं जाके फिर से बर्फ ले आऊंगी। कितनी बार बर्फ लाओगी अनामिका? इससे तुम्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिल सकती है ना? हमेशा गर्मी से बचने के लिए हमें घर के आगे पेड़ लगाना जरूरी है। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए छोटे छोटे गांव में भैया बड़े बड़े पेड़ होते हैं और वहाँ के लोगों को गर्मी भी नहीं लगती है। गर्मी लगे भी तो वो पेड़ के छांव में आराम कर लेते हैं। हाँ छोटे, अब हम अपने घर के आगे पेड़ लगाएंगे ताकि कम से कम अगले साल वो बड़े होके हमें छांव दे गर्मी में। बाद में वो ठंडी हवाएं भी देगी। इस गर्मी के धूप से बचने के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। रमेश और चंदन की बातें सुन के शारदा और रानी बहुत खुश होती है, पर अनामिका उन दोनों को गलत साबित करना चाहती थी। जल्दी से वो एक बड़े से पेड़ के नीचे जाती है। उतनी तपती गर्मी में भी उस पेड़ के नीचे थोड़ी ठंडक थी। पेड़ के नीचे की ठंडी हवा भी आरामदायक थी। वहां जाने के बाद अनामिका को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है जो बाकी लोग कह रहे थे वो सही है। उसे भी पेड़ लगाने की महत्व समझ में आ जाती है। अब तक वो बहुत जिद्दी थी, पर अब वो अपनी सोच को बदल लेती है और पेड़ लगाने का सोचती है। घर लौट के वो पेड़ लगाने में मदद करती है। ये देखकर शारदा और रानी भी बहुत खुश होती है। अब बिना बर्फ के मदद से ही अनामिका पेड़ के छांव में सुकून से जीवन काटने लगी। ऐसे और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।